इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद। और यदि अभी तक आपने परंपरागत और आधुनिक उपागम नहीं पढ़े हैं तो व्यवहारवाद पढ़ने से पहले एक बार वो पढ़ लेना, क्योंकि व्यवहारवाद तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको परंपरागत और आधुनिक उपागम के बारे में पता होगा, क्योंकि व्यवहारवाद आधुनिक उपागम का ही एक भाग है। तो व्यवहारवाद में हमें सबसे पहले देखना है इसकी भूमिका, उसके बाद में व्यवहारवाद के उदय के कारण, उसके बाद में इसका विकास, उसके बाद में इसकी विशेषताएं, और उसके बाद में बौद्धिक आधारशिला, उसके बाद में समस्या, और सबसे लास्ट में देखेंगे व्यवहारवाद के कुछ महत्व। तो सबसे पहले देखते हैं व्यवहारवाद का अर्थ या इसकी भूमिका। व्यवहारवाद का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। यह मुख्यतः परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में आया। इसमें मूल्यों की बजाय तथ्यों को आधार मानकर विश्लेषण करने की बात कही गई। तो जो व्यवहारवाद है वो किसके विरोध में आया? परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में आया, क्योंकि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसमें मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि जो व्यवहारवाद है उसमें तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। और मूल्य तथा तथ्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो इसलिए व्यवहारवाद किसके विरोध में आया? परंपरागत उपागम के विरोध में आया। अब आगे देखते हैं। व्यवहारवाद का जन्म शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ। व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन को माना जाता है। प्रमुख व्यवहारवादी विचारक डेविड ईस्टन, आमंड, डेविड ट्रूमैन, लासवेल, कॉलमैन, कार्ल डायच, एडवर्ड सिल्स, कैटलिन, रॉबर्ट डहेल आदि हैं। तो जो व्यवहारवाद है उसका जन्म कहाँ हुआ था? शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ था। और व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन को माना जाता है। और फिर उसके बाद कुछ व्यवहारवादी विचारक दिए गए हैं। तो ये तो हो गया व्यवहारवाद का अर्थ। तो व्यवहारवाद क्या होता है कि अध्ययन का ऐसा तरीका जिसमें तथ्यों को आधार मानकर अध्ययन किया जाता है। तथ्य का मतलब क्या होता है? तथ्य को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट। तो तथ्य वे होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। तथ्य प्रत्येक देश में एक समान पाए जाते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो आप चाहे भारत में करो या फिर अमेरिका में करो, 2 और 2 4, 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। तो तथ्य क्या होते हैं? जो सभी जगह है एक समान पाए जाते हैं। तो व्यवहारवाद तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। अब देखते हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण। पहला कारण है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि लंबे समय से की जा रही आदर्शवादी बातें बोझिल लगने लगी। क्योंकि जो परंपरागत उपागम है उसमें आदर्शवाद का बोलबाला रहता है, आदर्शवाद का वर्चस्व रहता है, उसमें केवल आदर्शवादी बातें की जाती हैं। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों तथा उपकरणों के प्रयोग से प्रेरणा ली गई। तीसरा पॉइंट है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का यथार्थ अनुभव, क्योंकि राजनीति शास्त्री इन युद्धों को रोकने में असफल रहे थे। तो इसलिए फिर एक नए उपागम की आवश्यकता महसूस हुई, और उस नए उपागम का क्या नाम था? व्यवहारवाद। चौथा है मूल्यों पर आधारित ज्ञान एक तरफ वैचारिक मतभेद को बढ़ावा दे रहा था, दूसरी ओर समस्याओं के समाधान की बजाय समस्याएं जटिल बन रही थी। विश्व में गरीबी, बेरोजगारी, मानवाधिकार की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो जो परंपरागत उपागम है या परंपरागत राजनीति विज्ञान है वह मूल्यों पर आधारित था, यानी कि विचारधाराओं पर आधारित था। तो विचारधाराएं अलग अलग थी और उन विचारधाराओं में संघर्ष हो रहा था, मतभेद को बढ़ावा मिल रहा था। तो इस कारण समस्याओं का समाधान होने की बजाय समस्याएं और ज़्यादा जटिल हो रही थी। अब ये तो गए उदय के कारण। अब देखते हैं इसका विकास। व्यवहारवाद का आरंभ 1908 में ग्राहम वालास की पुस्तक
ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में मानव प्रकृति, तथा आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट से हुआ। चार्ल्स मेरियम लासवेल टीवी स्मिथ ने व्यवहारवाद की आधारशिला रखी। तो व्यवहारवाद की आधारशिला किसने रखी? चार्ल्स मेरियम लासवेल और टीवी स्मिथ। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है, लेकिन व्यवहारवाद का वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया था। व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन को कहा जाता है। तो जो व्यवहारवाद है उसका वास्तविक पिता किसे कहा जाता है? डेविड ईस्टन को। लेकिन बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। और व्यवहारवाद का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अब देखते हैं, अभी हमने तीन विचारक पढ़े हैं, उनकी पुस्तकों के नाम। तो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो कब लिखी गई थी? 1925 में। दूसरा है लासवेल, इसकी पुस्तक का नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, कब लिखी गई थी? 1936 में। और डेविड ईस्टन की पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखते हैं व्यवहारवाद की विशेषताएं। ये विशेषताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लगभग आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि जो व्यवहारवाद है वह राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर बल देता है। प्राकृतिक विज्ञान मतलब जिस प्रकार जो प्राकृतिक विज्ञान होता है उसमें निश्चित नियम पाए जाते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी निश्चित नियम होने चाहिए या निश्चित सिद्धांत होने चाहिए। दूसरी विशेषता है तथ्यों के अध्ययन पर बल, यानी कि जो व्यवहारवाद है वह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, फैक्ट्स के अध्ययन पर बल देता है। तीसरी विशेषता है मूल्य निरपेक्षता पर बल। जो व्यवहारवाद है वह मूल्यों का विरोध करता है और तथ्यों का समर्थन करता है, यानी कि यह मानता है कि जब कोई व्यक्ति राजनीति विज्ञान में अध्ययन करता है तो उसे मूल्यों से निरपेक्ष होना चाहिए, केवल तथ्यों को आधार मान करके अध्ययन करना चाहिए। चौथा है अंतः है अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। तो यहाँ पर अनुशासन का मतलब है विषय यानी कि सब्जेक्ट। तो व्यवहारवाद मानता है कि अकेले राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना उचित नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान के साथ जो अन्य समाज विज्ञान होते हैं, अन्य सामाजिक विषय होते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि बहुत सारे विषयों को आपस में मिलाकर के अध्ययन किया जाना चाहिए। पांचवा है ज्ञान के लिए ज्ञान या शोध के लिए शोध। छठा है आनुभाविक पद्धतियों का प्रयोग करना। आनुभाविक मतलब हमारे जो अनुभव पर आधारित होती हैं, जिनका हम बार बार जांच कर सकते हैं, जिनका बार बार सत्यापन किया जा सकता है, उनको बोलते हैं आनुभाविक पद्धतियाँ। तो व्यवहारवाद आनुभाविक पद्धतियों के प्रयोग पर बल देता है। सातवां है मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल देना। क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है उसकी मूल इकाई क्या है? मानव है। क्योंकि राजनीति में मानव ही भाग लेते हैं, मनुष्य ही भाग लेते हैं। तो इसलिए राजनीति विज्ञान का अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। आठवां पॉइंट है विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। नौवां है वस्तुनिष्ठता पर बल देना, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पर बल देना, न कि व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करना। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब होता है तथ्यों का अध्ययन करना या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। जो वस्तुएं होती हैं या वस्तुनिष्ठ तरीका होता है वो सभी जगह है एक समान होता है, लेकिन जो व्यक्तिनिष्ठ तरीका होता है, सब्जेक्टिव तरीका होता है, वह व्यक्तियों के अनुसार बदलता रहता है। नौवां है ये 10वां आएगा। 10वां है अध्ययन की इकाई सूक्ष्म होनी चाहिए। जैसे कि विज्ञान में
छोटी छोटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार व्यवहारवाद मानता है कि राजनीति विज्ञान में भी सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन होना चाहिए। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाना। यथार्थवादी मतलब वास्तविकता प्रदान करना। अगला पॉइंट है औपचारिक संस्थाओं की बजाय अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करना। तो औपचारिक संस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी संस्थाएं जो कानून के द्वारा निर्मित की जाती हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि। और अनौपचारिक संस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी संस्थाएं जो कानून के द्वारा निर्मित नहीं होती हैं, जैसे कोई व्यक्तियों का समूह हो सकता है, दबाव समूह हो सकता है, कोई व्यापारी संघ हो सकता है, कोई वकील संघ हो सकता है। तो जो व्यवहारवाद है वह औपचारिक संस्थाओं की बजाय अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करना चाहता है। अगली विशेषता है संरचना की बजाय प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण। यानी कि जो राजनीति विज्ञान की संरचनाएं होती हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उन संरचनाओं के अंदर जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर जो संस्थाएं हैं उनके अंदर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। अब देखते हैं व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला। तो इसको बौद्धिक आधारशिला भी बोल सकते हैं, या फिर डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के लक्षण या व्यवहारवाद की विशेषताएं। जो हमने पीछे विशेषताएं पढ़ी हैं वे इसकी सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं, जिसको हम बौद्धिक आधारशिला भी बोलते हैं। डेविड ईस्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के 8 आधार बताए हैं या 8 लक्षण बताए हैं जो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहे जाते हैं। ये इस प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट है नियमितता, यानी कि रेगुलरिटीज। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। इन तत्वों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे सिद्धांतों के माध्यम से मानवीय व्यवहार की व्याख्या और राजनीतिक घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो पहला क्या है? नियमितता। जो ईस्टन है या जो व्यवहारवादी हैं वे मानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ नियमितताएं होती हैं। उन नियमितताओं का पता लगा करके सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और उन सिद्धांतों के द्वारा भविष्य की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि यह मानता है कि जो व्यक्ति होता है वह विशेष प्रकार के वातावरण में विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, इसलिए व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। तो सत्यापन का मतलब क्या होता है? जो अध्ययन सामग्री है उसको बार बार जांचना और उसकी पुष्टि करना। तीसरी आधारशिला है तकनीक का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक्स। व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध की सामग्री तथा सिद्धांत की पुष्टि के लिए तकनीक का उपयोग होना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। इसका अर्थ है एकत्रित किए गए तथ्यों और आंकड़ों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। चौथा दोबारा लिख दिया यहाँ पर। पांचवा है मूल्य निर्धारण या मूल्य निरपेक्षता। अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों को अलग रखना चाहिए, अर्थात
पूर्वाग्रह से मुक्त होकर घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि जो व्यवहारवाद है वह मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। यानी कि अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों को दूर रखना चाहिए, निष्पक्ष होकर के राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, जिस प्रकार भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। छठा पॉइंट है क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थित अध्ययन। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। पहले अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए और फिर इस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये हो गया क्रमबद्धीकरण। देखो, हम जो भी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सभी विज्ञान में पाई जाती हैं। तो व्यवहारवाद क्या करता है? राजनीति विज्ञान को एक निश्चित विज्ञान यानी कि एक प्राकृतिक विज्ञान बनाना चाहता है। तो जो भी चीज़ें एक प्राकृतिक विज्ञान में होती हैं, एक भौतिक विज्ञान में होती हैं, वही चीज़ें व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में लागू करना चाहता है। सातवां पॉइंट है विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सिद्धांत की रचना करने के पक्ष में हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में निश्चित नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी निश्चित नियम बनाए जाने चाहिए। आठवां है एकीकरण, इंटीग्रेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। अकेले राजनीति विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ मिलाकर अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो मनुष्य है उसके व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं और ये तत्व अनेक अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में पाए जाते हैं। तो यदि हमें मनुष्य के व्यवहार का समग्र अध्ययन करना है या राजनीति विज्ञान का समग्र अध्ययन करना है, तो राजनीति विज्ञान के साथ अन्य विषयों को मिलाकर के भी अध्ययन करना होगा। इसको बोलते हैं एकीकरण। तो ये तो गई व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं या डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के विशेषताएं या लक्षण। अब देखते हैं व्यवहारवाद की क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई शोधकर्ता अपने शोध का आरंभ करता है तो वह शोध संबंधी विषयों के चुनाव में अपने मूल्यों से प्रभावित हो जाता है। तो व्यवहारवाद क्या मानता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्य निरपेक्षता होनी चाहिए, अध्ययनकर्ता को मूल्यों से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता अपने शोध का प्रारंभ करता है तो वह अपने मूल्यों से अवश्य ही प्रभावित हो जाता है। दूसरी समस्या है राजनीति विज्ञान के तथ्य भौतिक विज्ञान की तुलना में जटिल एवं परिवर्तनीय होते हैं। अतः राजनीति विज्ञान को पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान नहीं माना जा सकता। जो भौतिक विज्ञान होता है उसमें तो तथ्य निश्चित रहते हैं। आप किसी भी देश में चले जाओ, हमेशा 2 और 2 4 ही रहते हैं, या फिर जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह समान ही रहता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के तथ्य जटिल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जैसे भारत में रहने वाला व्यक्ति अलग तरीके से व्यवहार करता है और अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अलग तरीके से व्यवहार करता है। तीसरी समस्या है राजनीति विज्ञान में विश्वसनीय नियमों की रचना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। चौथी समस्या है यह पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं और बार बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो जो ये पद्धति क्या है, अत्यधिक खर्चीली है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। पांचवी समस्या है ऐतिहासिक आधार पर भी इस उपागम की आलोचना की जाती है। इतिहास में
आज तक कोई ऐसा विश्वसनीय सिद्धांत राजनीति विज्ञान में नहीं बना जिसे सर्वमान्य माना जा सके। तो ये तो गई इसकी सामान्य समस्याएं। अब देखते हैं कि कुछ विचारकों ने इसकी क्या क्या आलोचनाएं की हैं या इसके बारे में क्या क्या कहा है। तो जो प्रमुख विचारक हैं, लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, सिबली, कार्ल पॉपर, क्रिश्चियन बे, इन सभी विचारकों ने व्यवहारवाद की आलोचना की है। इसका मतलब जो ये विचारक हैं ये किसके समर्थक हैं? परंपरागत उपागम के या परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं, क्योंकि ये जो आधुनिक उपागम है या फिर जो व्यवहारवाद है उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब किसका समर्थन करते हैं? परंपरागत राजनीति विज्ञान का समर्थन करते हैं। ये जो लियो स्ट्रॉस है ये तो काफ़ी बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये परंपरावादी है अथवा व्यवहारवादी है। तो ये क्या है? परंपरावादी है। अब देखते हैं कि इन विचारकों ने व्यवहारवाद के बारे में क्या कहा है। पहला है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर कहता है व्यवहारवादियों की भविष्यवाणियाँ छलनी में पानी ले जाने के तुल्य हैं। क्रिश्चियन बे कहता है व्यवहारवादी राजनीति नकली या छद्म राजनीति है। उसके बाद में लियो स्ट्रॉस कहता है व्यवहारवाद की विजय गटर की विजय है। गटर का मतलब होता है गंदगी। तो लियो स्ट्रॉस क्या मानता है? व्यवहारवाद की विजय किसकी विजय है? गटर की विजय है। लियो स्ट्रॉस दूसरा पॉइंट कहता है व्यवहारवादी सभी मूल्यों को एक समान मानते हैं, उनमें गुणात्मक अंतर नहीं करते, वे साफ जल को गंदी नाली में बहाने की गलती कर रहे हैं। तो आपको ये सेंटेंस याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, बस आपको ये बात याद रखना है कि कौन कौन से विचारक इसकी आलोचना करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है लियो स्ट्रॉस। अब देखते हैं व्यवहारवाद के महत्व। तो सबसे पहला महत्व है व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नवीन रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ प्रदान की। इससे राजनीति विज्ञान को नई दिशा मिली। दूसरा पॉइंट है व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को व्यापक किया। इसने वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जिससे राजनीति विज्ञान में सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार, सांख्यिकी के प्रयोग को बढ़ावा मिला। तीसरा महत्व है इस उपागम ने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को ही परिवर्तित कर दिया। परंपरागत राजनीति शास्त्र राज्य सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल देता था, लेकिन व्यवहारवाद ने अनौपचारिक संस्थाओं तथा मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। चौथा पॉइंट है व्यवहारवाद ने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इसके कारण राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से जुड़ सका और नई अवधारणाओं का विकास हुआ, जैसे खेल सिद्धांत, मतदान व्यवहार, व्यवस्था सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत। तो ये जो खेल सिद्धांत हैं, मतदान व्यवहार हैं, व्यवस्था सिद्धांत हैं या जो शक्ति सिद्धांत है, ये किस पर आधारित हैं? व्यवहारवाद पर आधारित हैं। तो ये हो गया हमारा व्यवहारवाद।